वेलकम टू पोखराज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, वैसे ही हमने पढ़ा स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मनी जो है, मनी का जो यूज़ है वो स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, है ना। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड हाउ वी मेजर मनी। ठीक है, मतलब मेजरमेंट ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज़ मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई का मतलब होता है इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, लोगों के पास जो टोटल मनी है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इसमें अब जितने भी जो सप्लायर्स हैं मनी के, सब प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है और कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आरबीआई है, उनके पास जो पैसा है उस पैसा को हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम मनी सप्लाई में ऐड नहीं करते हैं। इसमें वो पैसा ऐड होता है जो लोगों के पास होता है, यानी कि जो यूजर्स ऑफ मनी हैं, यानी कि जो मनी डिमांड करते हैं, उनके पास जो पैसा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो मनी सप्लाई का इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री अदर देन सप्लायर्स ऑफ द मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें, सपोज टुडे, आज के दिन हमारे देश में टोटल सपोज मान के चलते हैं कि सपोज 10 लाख करोड़ रुपीज़ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, उस समय पर वो मनी सप्लाई है पूरे कंट्री का। ठीक है, ओके। अब ये जो मनी सप्लाई होता है इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट के क्या मतलब होता है, स्टॉक मतलब होता है इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे जो है कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने स्टॉक और फ्लो पढ़ा होगा, है ना। चलिए, अब मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो पहला आपका है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास जो मनी है उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। उसके साथ साथ जो बैंकिंग सिस्टम है देश का, जिसमें आपकी आरबीआई और जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास भी जो पैसा है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा है ना कि गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ मनी। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो मनी सप्लाई को मेजर करने का हमारे पास 4 क्राइटेरिया है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि कितनी मात्रा में मनी हमारे देश में मौजूद है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं M1 यानी कि मेजरमेंट 1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनको। तो पहला आपका क्राइटेरिया है, पहला मेजरमेंट है वो है M1। तो M1 का क्या मतलब होता है, देखिए M1 का मतलब होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, है ना। फर्स्ट मेजरमेंट में होता है करेंसी। तो अब करेंसी क्या होता है, करेंसी का मतलब होता है नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल। हमारे पास जो नोट्स और कॉइन्स हैं सबके पास, सबको मिलाकर उसको हम बोलेंगे करेंसी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आएगा, जो कॉमर्शियल बैंक्स के खातों में जो हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है, जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस मनी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल मीन्स कि हम उसके अगेंस्ट चेक इशू कर सकते हैं, मतलब चेक इशू करके हम किसी को पैसा दे सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स विच कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। ठीक है,
तो ऐसे डिपॉजिट्स जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो M1 में आपका करेंसी हो गया प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस एक आता है अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या है, अदर डिपॉजिट्स में आपके जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा कहाँ, हमारे RBI में। ठीक है, RBI में आप देखिए डिपॉजिट्स लाइक डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी कि यहाँ पास क्या क्या है, देखिए पहले फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स और जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा हमारे RBI में जो पैसा जमा गया, हमारे RBI में जो डिमांड डिपॉजिट्स जमा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये जो अदर डिपॉजिट्स भी आपका M1 का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता, अदर डिपॉजिट्स में आपका डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे कंट्री के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा जो डिमांड डिपॉजिट की जाती है वो जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया M1। ठीक है, समझ में आ रहा है। M1 में क्या आएगा आपका, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, है ना। आगे देखते हैं कुछ इसमें, इसी का कॉन्सेप्ट है M1 का। ठीक है, अब एक बात याद रखना है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। सिर्फ हम नेट डिमांड को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई में। अब नेट डिमांड क्या होता है, नेट डिमांड का मतलब होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हमको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट निकालना हो तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलेगा, नेट डिमांड डिपॉजिट्स प्लस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, अब ये इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब होता है कि दो बैंकों के बीच के जो क्लेम है, दो बैंकों के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, क्लेम्स, है ना, दीज आर द क्लेम्स दैट वन बैंक हैज़ ओवर द अदर बैंक। एक बैंक का दूसरे बैंकों के ऊपर जो क्लेम है, दावा है, उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं होता क्या है, जैसे मैंने सपोज मेरा अकाउंट SBI में है, ठीक है, और मेरे किसी फ्रेंड का अकाउंट सपोज PNB में है। अब मैं उसको SBI से PNB में जो है मनी ट्रांसफ़र करता हूँ सपोज 1000। ठीक है, तो मैंने अपने SBI के अकाउंट से उसके PNB के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पास SBI बैंक जो है वो मनी ट्रांसफ़र कर रही है किसको, PNB बैंक को, PNB को। ठीक है, तो यहाँ पास उन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसका अलग से वो लोग जो है उसका अकाउंटिंग वो लोग करते हैं, अलग से उसका जो है मेंटेन करते हैं। तो उसी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द बोरोवर बैंक रिफंड्स द अमाउंट टू बोरोड ऑन द डेज इट रन्स सरप्लस बैलेंसेस। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं जैसे SBI का सरप्लस ज़्यादा हो गया ओवर PNB, तो सिंपल सी बात है बाद में जो है मे बी मंथ के अंत में या फिर क्वार्टरली जो भी उनका अपना क्राइटेरिया होता होगा, तो मंथली या क्वार्टरली वो लोग जो है अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कि जो बोरोवर होगा वो जिससे बोरो किया है उसको जो है मनी पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नेट डिमांड डिपॉजिट को ही हम जो है मनी सप्लाई में लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। समझ में आ गया इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया, पहला हमने देख लिया M1 मेजरमेंट। M1 में क्या है आपका, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस है ना, नहीं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, अब देखते हैं आपका M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें क्या होता है, ये M1 से ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई देन M1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड सेविंग ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस। अब इसमें क्या सिर्फ एक ही चीज़ इंक्लूड होगा कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं,
आपको पता है पोस्ट ऑफिस जो है आजकल बैंक जैसे हो गए हैं, बैंकिंग का काम होता है उसमें, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, है ना, उस अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट है उसको इसमें हम M1 में ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है वो M2 बन जाता है, M2 मेजरमेंट। तो क्या M2 क्या हो जाएगा आपका, M1 में क्या है आपका करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट, है ना, यानी कि करेंसी प्लस ठीक है। तो आपका जो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। तो M2 क्या हो जाएगा आपका करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपका M2 मेजरमेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है M3 मेजरमेंट, है ना। M3 जो है ये भी M1 से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको M1 के अलावा क्या ऐड करते हैं हम, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इसी का अदर नेम है फिक्स डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट, तीनों एक ही नाम है। यानी कि जो बैंकों में हम डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, मे बी फॉर मोर देन 1 ईयर्स, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो जितने भी समय के लिए हम जो है बैंकों में जो है हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसको हम M1 में ऐड करते हैं। तो M3 का क्या है फार्मूला आपका, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब ये जो आपका M3 होता है इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। क्या बोलते हैं इनको हम, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग M4 मेजरमेंट। क्या है M4 मेजरमेंट, M4 में कुछ नहीं है आपका, जो आपका M3 था, M3 उसमें हमको ऐड कर देना है टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस, है ना। यानी कि पोस्ट ऑफिस में पहले जो है था आपका M2 में हमने उसमें क्या ऐड किया था, हमने उसमें ऐड किया था पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट है। तो इसमें सिंपल सी बात है, पोस्ट ऑफिस का जो टर्म डिपॉजिट्स है या फिक्स डिपॉजिट्स है उसको ऐड कर देंगे यानी कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस, यानी कि M4 में क्या आ जाएगा, इसमें सारा चीज़ आ जाएगा ना। इसमें आ जाएगा, सबसे पहले हमने देखा था M1 में क्या देखा था, हमने देखा था करेंसी, है ना, करेंसी आ जाएगा। करेंसी के बाद आज आपका आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि DD, ठीक है ना, करेंसी भी आ जाएगा, इसमें डिमांड डिपॉजिट भी आ जाएगा, उसके बाद अदर डिपॉजिट्स भी आ जाएगा, उसके बाद इसमें आपका जो है टोटल डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक का सेविंग अकाउंट का पैसा और कॉमर्शियल बैंक का आपका फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिसेस का जो है सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा और आपका कॉमर्शियल पोस्ट ऑफिसेस का टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, तो सारे डिपॉजिट्स इसमें आ जाएंगे M4 में। तो हम कह सकते हैं कि M4 जो है हमारा सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि आपका जो मनी सप्लाई होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब है इट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास जो पैसा है ना, उसको हम, इसका जो टोटल स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। तो इस प्रकार से आपका जो यही कंप्लीट होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कॉन्सेप्ट समझ पाए। और इसी प्रकार से और वीडियोस देखने के लिए, है ना, इकोनॉमिक्स की क्लास 11 और 12th के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।